अस्सलामुअलैकुम। तो आज से हम लोग अपना टॉपिक एरेज़ स्टार्ट करेंगे। तो एरेज़ क्या होते हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हमें क्या करना है कि हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कराने हैं उस प्रोग्राम में, ठीक है। और अगर हमें मार्क्स स्टोर कराने हैं तो हमें ये बात पता है कि एक स्टूडेंट 7 कोर्सेज़ पढ़ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट के साथ जो है 7 कोर्सेज़ के मार्क्स होंगे। इसी तरह से अगर पूरी क्लास में 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, तो 7 सिक्स हो जाएगा हमारे पास 42, ठीक है। और जो हमारे पास 420 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे ऐसे तो हमें। तो हम इतने ज़्यादा वेरिएबल्स कैसे बना सकेंगे, ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर करने पड़े, ठीक है, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़े। अब जो मार्क्स होते हैं वो इंटीजर डाटा टाइप होती है, तो हमें इंटीजर डाटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने थे। तो सेम डाटा टाइप के जब हमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने होते हैं तो उसके लिए हम एक एरे का यूज़ कर लेते हैं। एरे क्या होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएबल हम एक ही साथ डिक्लेयर कर लेते हैं एक एरे के अंदर, जिनकी सेम डाटा टाइप होनी चाहिए, ठीक है। एक एरे के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सबकी सेम डाटा टाइप होगी। अभी हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से बनाते हैं, क्या करते हैं, मगर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या नीड पड़ गई एरे बनाने की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एरे का सिंटेक्स देख लें कि क्या होता है। हमें कोई एरे बनाना है, ठीक है, और हम उसको किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हमने इंट, ठीक है, इंट लिख दिया और इंट के बाद हमने नम लिखा, num1, और ये हमने लार्ज ब्रैकेट्स का यूज़ किया है और 5, ठीक है, सेमीकोलन। सिंटेक्स कुछ ऐसा है इसका कि सबसे पहले आप लोगों ने डाटा टाइप लिखनी है, इंट, फ्लोट, कैर, जो भी आप जो है एरे बना रहे हैं इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सबकी डाटा टाइप क्या होगी, इंट होगी। उसके बाद आपने एरे का नाम लिखा num1, ठीक है। num1 नाम लिखने के बाद जैसे वेरिएबल में हम कोई भी नाम बना देते हैं ना, वैसे ही हम एरे का कोई भी नाम बना सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा कि लार्ज ब्रैकेट्स का यूज़ करना है हमने, या स्क्वायर ब्रैकेट्स कह लें, इनका यूज़ करना है और इसके अंदर वो नंबर लिखना है जितने वेरिएबल्स हम चाह रहे हैं इस एरे के अंदर। यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, तो मतलब कि ये अब 5 वेरिएबल बन चुके हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। num1 नाम के 5 वेरिएबल बन चुके हैं। num1 एक एरे है, उस एरे में 5 वेरिएबल्स हैं जिन सब की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसका ये मतलब है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने लिखा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, ठीक है। और हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे जिसका नाम रखा है हमने साइज़, ठीक है, और उसकी डाटा टाइप है इंट, और उसमें हमने 3 स्टोर कराया। अब ये स्टोर कांस्टेंट मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद हमने एक एरे बनाया इंट num2 और उसके अंदर रख दिया साइज़। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हमारे पास कि एक एरे बना दो। एरे कैसे पता चला, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए। एक एरे बना दो इंटीजर डाटा टाइप का, जिसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हों उन सबकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। और num2 उसका नाम रख दो। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज़ लिखा हुआ है, मगर जो हमारा कंपाइलर होगा वो इसको साइज़ नहीं देखेगा, साइज़ की वैल्यू को देखेगा, जो कि हमने साइज़ ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल डिक्लेयर करना हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। अब तक हम वेरिएबल्स ही डिक्लेयर करते आ रहे थे। उसकी वैल्यू 3 है, तो num2 स्क्वायर ब्रैकेट्स अंदर 3, मतलब कि ये एक एरे बन गया जो मतलब कि 3 वेरिएबल है उसके अंदर, सही है। अब हमने सिंपल क्या किया है, यहाँ पर एक और एरे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, num3 नाम का। उसकी डाटा टाइप रखी इंटीजर और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 5 है, मतलब कि यहाँ पे 5 वेरिएबल्स हैं उस एरे के अंदर। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन, ठीक है, जिस तरह हम वेरिएबल को डिफ़ाइन किया करते थे। अब एरेज जो होते हैं उनकी वैल्यू किस तरह से डिफ़ाइन होती है, हम लगाते हैं हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब क्योंकि मैंने इंटीजर डाटा टाइप का एरे रखा है तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ इंटीजर रखूँगी। 12 जाएगा पहले वेरिएबल में, फिर 2 कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं वैल्यूज़ को, 2 जाएगा दूसरे वेरिएबल में, 54 जाएगा तीसरे वेरिएबल में, 7 जाएगा चौथे में और 100 जाएगा 5वें में, ठीक है। इस तरह से करके हम लोगों ने इस पूरे एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर दिया, डिफ़ाइन कर दिया। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता कि कैर डाटा टाइप का इंटीजर बनाते तो जो हम वैल्यूज़ लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते। इसी तरह से अगर स्ट्रिंग डाटा टाइप का बनाते तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते, वो भी हम आगे करके देखेंगे, ठीक है। मगर अभी के लिए फ़िलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इस तरह से एरेज़ को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। अब हमने एक और एरे डिक्लेयर कर दिया num4 नाम का, और इंट उसकी डाटा टाइप है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 5 लिखा है, मतलब 5 वेरिएबल्स बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इसको वैल्यूज़ डिफ़ाइन करें 12, 2, मतलब कि
यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने सिर्फ 2 वैल्यूज़ दी हैं मगर टोटल तो 5 वेरिएबल है, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट इनिशियलाइजेशन। इनकम्प्लीट इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने इसको पूरा जो है वैल्यूज़ नहीं दी, बाकी के 3 वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज़ नहीं दी। तो ये जो 2 वैल्यूज़ हमने लिखी है ना 12 और 2, ये पहले और दूसरे वेरिएबल में जाएगी, तीसरे, चौथे और 5वें वेरिएबल में नहीं जाएगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है एरेज़ को इस तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम जो है एरेज़ को किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनकी वैल्यूज़ तो हमने एक एक करके स्टोर कर दी हैं, मगर फॉर एग्जांपल मुझे num1 की सारी वैल्यूज़ को अलग अलग प्रिंट करवाना है, तो वो किस तरह से प्रिंट होंगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सी आउट और यहाँ पे लिखा है num1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है। num1 को देखें, num1 जो है हमने बनाया था सबसे ऊपर और उसके अंदर 5 वेरिएबल्स और हमने कहीं पर भी उसकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन नहीं करी, सही है ना। तो अब देखिए यहाँ पे num1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा इंडेक्स आता है। इंडेक्स क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, पहला वेरिएबल उसका इंडेक्स 0 होता है, मतलब लोकेशन, ठीक है। जो दूसरा वेरिएबल होता है उसका 1, तीसरे का 2, इस तरह से करके। तो num1 की 0 लोकेशन वाला जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। इस बात का मतलब ये है जो अभी हमने लिखा है। उसके बाद स्पेस दो, ठीक है। स्पेस देने के लिए हमने फिर ऑपरेटर लगाया, उसके बाद फिर ऑपरेटर लगा के num1 की जो 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। इस बात का मतलब ये, फिर ऑपरेटर लगाया, फिर एक स्पेस दो, ठीक है। जैसे ही स्पेस दो फिर ऑपरेटर लगाया num1 की, ठीक है, जो 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। इस तरह से करके हम सारा कुछ प्रिंट कराएंगे। अभी तक जितने एरेज हमने डिक्लेयर किए हैं मैं इनकी सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊँगी। तो ये हम देख लेते हैं। अब देखें ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले पहली लाइन के अंदर जो पहली स्टेटमेंट है 14 प्रिंट कराने की, 14 लाइन के ऊपर जाएं तो सी आउट, उसके बाद num1 की 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो। उसके बाद स्पेस देने के लिए हमने वापस ऑपरेटर लगाया। जैसे कि हमें पता है जब हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते थे तो उससे पहले ऑपरेटर लास्ट में लगाते थे, और उसके बाद भी जब कोई वेरिएबल प्रिंट करवाते थे जब भी ऑपरेटर लगाया करते थे। उसके बाद वापस ऑपरेटर लगाया, num1 की 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो, ठीक है। फिर स्पेस इस तरह num1 की 2 इंडेक्स पर, 3rd इंडेक्स पर, 4 इंडेक्स पर। अब देखें टोटल वैल्यू जो थी ना हमारे पास, हमने num1 जो है उसमें 5 वेरिएबल बनाए थे। 5 वेरिएबल बनाए थे तो इसका इंडेक्स जो है ना वो 5 तक नहीं जाएगा। पहली लोकेशन को हम 0 कह रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये टोटल 5 वैल्यूज़ हो गई, मगर इंडेक्स हमेशा एक कम होता है, सही है। तो ये बात हमने याद रखनी है। अगर 5 वेरिएबल टोटल डिक्लेयर किए एक एरे के अंदर तो इंडेक्स उसका 4 तक जाएगा, सही है। इसी तरह से हमने नीचे num2 की 0, 1, 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है, क्योंकि देखिए num2 जो है उसके अंदर टोटल वेरिएबल्स 3 थे, ठीक है। इसी तरह num3, num4। अब हम इसको आउटपुट करा के देखेंगे कि कहाँ पे क्या इसका आउटपुट आएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमने वैल्यूज़ डिक्लेयर की ही नहीं है, और बहुत सारी जगह पे हमने ऐसा किया है कि सारी वैल्यूज़ जो है उसको डिफ़ाइन कर दिया है, और बहुत सारी जगह पर हमने ये किया है कि इनकम्प्लीट इनिशियलाइजेशन की है, ठीक है। तो अब ये सब कुछ हम देखेंगे कि हर एरे का हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखें, इसको अगर जो है एनालाइज़ करें इस आउटपुट को, तो जहाँ पे जो num1 था ना इसमें आपने कोई भी वैल्यू नहीं रखी थी, एक वेरिएबल की भी वैल्यू इसके अंदर नहीं रखी थी, ठीक है ना। वेरिएबल नहीं बोलेंगे, अब से हम इसको इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो पहले इंडेक्स पर भी कोई वैल्यू नहीं थी, किसी इंडेक्स पर आपने कोई वैल्यू नहीं रखी, तो यहाँ पर इसने रैंडम वैल्यूज़ जनरेट कर दी, मतलब यहाँ पर गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई है, ठीक है। उसके बाद जो num2 था, num2 में भी हमने कोई वैल्यू नहीं रखी, तो यहाँ पे भी हमारे पास गार्बेज वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट हुई हैं। जो हमारे पास num3 था उसमें हमने सारी वैल्यूज़ रखी थी, तो वो हमारे पास जैसे प्रिंट होना चाहिए था वही प्रिंट हुआ है। मगर जो चौथा था उसमें हमने इनकम्प्लीट इनिशियलाइजेशन की थी। इनकम्प्लीट इनिशियलाइजेशन में इसने क्या किया है कि 2 वैल्यूज़ को प्रिंट करके बाकी की जो वैल्यूज़ थी बाकी के इंडेक्स में इसने 0 रख दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये इस तरह का आउटपुट देगा। अब हम अगला प्रोग्राम भी बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंट डाटा टाइप्स में करके देखते हैं, कैर के, फ्लोट के, ठीक है, कि हमारे पास किस तरह से आउटपुट आते हैं उसमें। अब ये पूरा प्रोग्राम हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं।
तो ये हमने यहाँ से पूरा हटा दिया और यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। कैर डाटा टाइप का हमने एरे डिक्लेयर किया है, जिसका जो नाम है उस एरे का नाम हमने नेम रखा है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने 5 रखा है, मतलब यहाँ पे 5 वेरिएबल्स बन गए कैरेक्टर डाटा टाइप के, ठीक है। उसके बाद हमने एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल बनाया है साइज़, ठीक है। कांस्टेंट रखी है, मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जिसमें हमने 3 रखा है। अब हम एक और एरे बना रहे हैं पैट नाम का, ठीक है। और उसकी डाटा टाइप भी हमने कैर रखी है और उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने साइज़ रखा है। मतलब ये जो पैट नाम का जो एरे है, ये इसके अंदर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और एरे बना लेते हैं यहाँ पे कैर डाटा टाइप का, और हमने इसका नाम रखा है वॉवेल्स, ठीक है। और हम इसमें वॉवेल्स की जो वैल्यू है वो रखेंगे। अब यहाँ पे हमने 5 वॉवेल्स 5 होते हैं इसलिए 5 रखा है, ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ भी बिल्कुल उसी तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, मगर यहाँ पे देखें एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज़ करेंगे, फिर कॉमा से सेपरेट करके दूसरी वैल्यू रखेंगे, उसको एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज़ करेंगे, फिर कॉमा से सेपरेट करके तीसरी वैल्यू, फिर एक इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज़। मतलब कि इनमें जो वैल्यूज़ होंगी उनको हमने एक इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज़ करना होगा, क्योंकि वो कैर है। अगर स्ट्रिंग होता तो हम 2 इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज़ करते हैं, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा से, सही है। अब देखें यहाँ पे हम लोग एक और जो है एरे बना रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, जिसका नाम रखा है हमने। और ये भी कैर डाटा टाइप है, और इसके अंदर हमने जो 21 वेरिएबल्स बन जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 21 लिखा है, और यहाँ पे हम इनकी सारी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, हम इनकी इनकम्प्लीट इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो बी को हमने एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज़ किया, इसी तरह से सी को भी, ठीक है। और बाकी के हमने नहीं किए यहाँ पे इनिशियलाइज, बाकी के डिफ़ाइन नहीं किए। अब यहाँ पे सिंपल हम जैसे प्रिंट करवा रहे थे पिछला जो हमने प्रोग्राम लिखा है, उसमें बिल्कुल उसी तरह से हमें प्रिंट कराना है जैसे हमने उसमें कराया था। तो अब ये देख लेते हैं, सेम वही मेथड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर आपको वो समझ आया है तो ये भी ईजिली समझ आ जाएगा, वही सारा काम करें हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ है कि ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई है, और हमने नेम, पैट और वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट सबकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराया है। तो जहाँ जहाँ पे हमने वैल्यू रखी थी वहाँ तो उसने वैल्यू प्रिंट कर दी है, मगर बाकी में इसने या तो रैंडम जो है कैरेक्टर्स को जो है प्रिंट कर दिया है, या फिर इसने वो वैल्यू जो है वो खाली छोड़ दी है। तो इस तरह से जब भी हम कैरेक्टर एरे बनाते हैं तो वो रैंडम कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर हमने उसकी इनकम्प्लीट इनिशियलाइजेशन की ही नहीं है तो, ठीक है। या तो वो स्पेस जो है वो छोड़ देता है, वो वहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ये 2 काम हो सकते हैं। तो इसने रैंडम अपनी मर्ज़ी से ये किया है। अब हम अगला प्रोग्राम देख लेते हैं कि बाकी जो हमारे पास एरेज़ हैं उसको इनपुट किस तरह से लेना होता है। बाकी प्रिंट करने का भी हम आगे एक आसान तरीका देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें बहुत लंबा करना पड़ रहा है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इतना ज़्यादा हम लोग नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हम लोग ईजी मेथड देखेंगे कि क्या है ईजी मेथड जिससे हम लोग एरे को ईजिली प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम हम यहाँ से हटा देंगे, और अब जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम अपने एरेज़ जो है उनको इनपुट कराएंगे, ठीक है। मतलब कि यूज़र डिफ़ाइंड एरेज़ हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि यूज़र उनकी वैल्यूज़ खुद डाले। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ भी देखेंगे इनपुट कराने से पहले। जो हमारी मेन फंक्शन है उसके ऊपर मैंने लिखा है हैश डिफ़ाइन, ठीक है, साइज़ और 6। अब इस बात का क्या मतलब है। अब देखिए अभी तक हम जो एरेज़ डिक्लेयर कर रहे थे ना, उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाते थे। जैसे हमने साइज़ बनाया और साइज़ को हमने कर दिया, उसके अंदर लिख दिया, तो वो जैसे साइज़ की वैल्यू 3 होती थी तो उसने 3 वेरिएबल्स बना लिए उस एरे के अंदर। मगर असल में जो स्टैंडर्ड जो मेथड है ना वो इसका ये नहीं है। हर चीज़ का एक मेथड होता है ना। तो जब भी हमें एरे के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल तो नहीं कहेंगे हम, उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो इसका तरीका ये नहीं होता। तरीका ये होता है कि इंट मेन के भी ऊपर हम हैश डिफ़ाइन लिखते हैं,
हमेशा, ठीक है। और जो भी हम उसका नाम रख दें, साइज़ रख दें, जिस तरह वेरिएबल का नाम रखा करते थे, ठीक है, तो हम कोई भी नाम रख दें और उसके आगे उन एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हमें चाहिए उनकी वैल्यू रख दें। 6 चाहिए तो 6 रखेंगे, 7 चाहिए तो 7 रख देंगे। इस तरह से ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम वहाँ पर भी कांस्टेंट बनाया करते थे उस वेरिएबल को जो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना होता था। तो इससे बेहतर एक और तरीका है एरे के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है एलिमेंट्स को डिक्लेयर करने का, वो ये कि हम क्या करें कि हैश डिफाइन लिख के आगे उसका नाम लिख दें, साइज़, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, जितने एलिमेंट्स चाहिए उसका नंबर लिख दिया, ठीक है। ये एक तरीका है। ये हमें एक नई बात पता चली, हमें वो वेरिएबल वाला मेथड यूज़ नहीं करना। वो अभी के लिए हमने किया था क्योंकि अभी हमें सिर्फ इतना ही पता था, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है, वो ये कि ये जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे पास, ये यूज़र नहीं दे सकता। मतलब कि ये हम यूज़र से नहीं ले सकते कभी भी, ठीक है। ये हमें प्रोग्रामर जो होता है उसको ख़ुद ही बताने पड़ते हैं कि क्या होगा, क्योंकि एरे के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम किस तरह मांगेंगे यूज़र से, इनपुट कैसे कराएंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ये 2 बातें। अब हम जो है यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखेंगे। हमने क्या किया, एक एरे बनाया इंट डाटा टाइप का, ठीक है, और हमने सब्जेक्ट स्कोर्स उसका नाम रखा है, और हमने उसकी डाटा टाइप इंट है, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज़ रखा है। साइज़ जो है उसकी वैल्यू क्या है, 6 है। तो 6 जो है इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे इस एरे के अंदर, ठीक है। और हमारे पास, हम नीचे एक और एरे बना रहे हैं हम लोग, जिसकी डाटा टाइप हम लोग रख रहे हैं फ्लोट, और हमने वीकली टेम्परेचर उसका नाम रखा है, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 7 रखा है। तो 7 उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, जिसे हम अब तक वेरिएबल कह रहे थे अपनी ईज़ के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। कैर जो है हमने एक और डाटा टाइप का वेरिएबल बनाया है, एरे बनाया है, ठीक है। नाम रखा है उसका नेम, और उसके अंदर हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रखे हैं 25। अब ये हम तरह तरह के एरेज़ बना के चेक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम इनको इनपुट कराएंगे अभी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ को किस तरह करना है, ठीक है। ये हम लोग एरेज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। इनमें से बहुत सारे एरेज़ का कोई काम नहीं होगा अभी, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और एरे बना लिया मंथली प्रॉफिट नाम का, जिसकी डाटा टाइप रखी हमने इंट, ठीक है, और 12 उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे हम लोग 12 वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी डिफ़ाइन करेंगे। आप कुछ भी वैल्यूज़ रखें, नंबर रखें, फिर कॉमा डालें, फिर नंबर, फिर कॉमा, इस तरह आप लोग 12 वैल्यूज़ जो हैं वो इसको दे दें। तो इस जो सारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उसमें हर लोकेशन पे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी है मंथली प्रॉफिट की, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इनपुट कराने का तरीका चेक करेंगे कि हमें किस तरह से इनपुट कराना है। इनपुट कराने के लिए हमें सबसे पहले की स्टेटमेंट लिखनी होती है, यूज़र को बताना होता है कि आप इनपुट करें, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सी आउट से प्रिंट कराएंगे उस स्टेटमेंट को, फिर सी इन से इनपुट लेंगे। तो हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट। हमने यहाँ पे सी आउट लिख दिया, उसके बाद हमने लिख दिया एक लाइन छुड़वाई और एंटर एलिमेंट नंबर 0, ठीक है। एलिमेंट नंबर 0 हम लोग जो है एंटर कराएंगे, और हम ये किसका ले रहे हैं, सब्जेक्ट स्कोर में जो 0 इंडेक्स है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग इंटीजर नंबर लेंगे कोई भी, ठीक है। और सी एन से हमने उसको करा देना। अब क्योंकि उसको 0 लोकेशन पे भेजना है, इंडेक्स उसका 0 होना चाहिए, पहली लोकेशन इंडेक्स 0 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है। तो ये जो हम अभी वैल्यू डालेंगे ना, वो सबसे पहली लोकेशन पे जाएगी। इसी तरह से ये जो सब्जेक्ट स्कोर है इसका साइज़ 6 है, ठीक है। तो टोटल जो इंडेक्स जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा इसका इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कंट्रोल डी करके अपनी लाइन जो है वो कॉपी करा ली है। उसके बाद मैं इसको भी कॉपी करा लूँगी, और पहले मैं 0 रखूँगी और दूसरे में 1 रखूँगी, ठीक है। इंडेक्स 1, फिर 2 पे एक वैल्यू जाएगी, 3 पे जाएगी, 4 पे जाएगी, 5 पे जाएगी। टोटल एलिमेंट 6 थे, तो ये 6 ही हैं टोटल एलिमेंट। 0 से शुरू किया इसलिए 5 तक जा रहे हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब मैं इसको जो है अरेंज कर लूँगी, सिंपल अरेंज कर लिया। हम लोग जो सी आउट जिसका है उसके साथ में रख रही हूँ उसका सी एन। ये किस तरह से कर रही हूँ मैं, ऑल्ट का जो ऑप्शन होता है उस पे जाके, और जो है जो अप वाला एरो होता है उससे मैं अप एंड डाउन करके कर रही हूँ। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। इस तरह मैंने अरेंज कर दिया। अब देखें ये हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमने कह दिया एंटर एलिमेंट नंबर 0,
ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट स्कोर और उसका इंडेक्स रखा है 0, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 0 इंडेक्स पर जाएगी सब्जेक्ट स्कोर के। उसके बाद एंटर एलिमेंट नंबर 1, जो भी वैल्यू आएगी वो इंडेक्स 1 पर जाएगी सब्जेक्ट स्कोर के। फिर जो भी वैल्यू आएगी वो 2 पर जाएगी, 3 पे जाएगी, 4 पे जाएगी, 5 पर जाएगी। इस तरह ये जो टोटल एलिमेंट्स हो गए ये 6 हो गए और आखिरी इंडेक्स क्या होगा इसका 5 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इस तरह करके हम लोग जो है इनपुट करा सकते हैं। अब ये जो है हम लोग इनपुट तो करा लेंगे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, मगर ये जो है ना मतलब प्रिंट नहीं हो सकेगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। तो प्रिंट के लिए भी अभी हम लोग देखेंगे कि हमें किस तरह प्रिंट करवाएंगे हम, मगर अभी के लिए फ़िलहाल हम इसको इनपुट ही देकर चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमने जो है आउटपुट करा, ये स्क्रीन आ गई हमारे पास जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और ये सिर्फ हमसे इनपुट मांगेगा। यहाँ पर कुछ भी हमने प्रिंट नहीं करवाया तो कुछ भी प्रिंट तो नहीं होगा। ठीक है, इनपुट देने के बाद वो जो वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंट नहीं होंगी। ठीक है, एंटर एलिमेंट 0, एलिमेंट 0 मांगेगा हमसे, हम इसको दे देंगे जो भी, 23 दे दिया, 45 दे दिया, दूसरा एलिमेंट दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, पाँचवा दे दिया। ठीक है, और ये देखिए प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब ये वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट तो हुई नहीं। ठीक है, तो अब हमें इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा। अब प्रिंट इसको किस तरह से कराएंगे, अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंट करा रहे हैं। हमने एलिमेंट 0 और आगे सब्जेक्ट स्कोर इंडेक्स उसका 0 रखा है, 0 वाली वैल्यू हो जाएगी, फिर 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली और 5 वाली। उसके बाद हम लोग गेट ch की कमांड यूज़ कर रहे हैं। ये हम लोगों ने देखा था लेसन नंबर 6 में जब हम लोग एल्गोरिथम्स कर रहे थे कि इससे क्या होता है। अभी हम रन भी करेंगे, मगर उसके लिए यहाँ पे हमें लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी जो हम गेट ch जिसका फंक्शन है। ठीक है, तो conio.h का फंक्शन है, ये लाइब्रेरी भी हम इंक्लूड कर चुके थे एल्गोरिथम्स वाली वीडियोस में ही, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा किस तरह से इंक्लूड होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने conio.h यहाँ से इंक्लूड कर लिया और ये हमने जो है इस तरह से आउटपुट कराना। तो ये हमें दिखने में भी समझ आ रहा है। सबसे पहले हमने 0th इंडेक्स की वैल्यू आउटपुट कराएंगे, फिर 1 की, पहले इंडेक्स की, फिर दूसरे इंडेक्स की। ठीक है, तो इस तरह से करके इसका आउटपुट आएगा। एरेज में हमें वेरिएबल तो हम ऐसे ही प्रिंट करा दिया करते थे, ठीक है ना, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता था, मगर एरे के अंदर हमें उसकी लोकेशन भी डालनी पड़ती है, उसका इंडेक्स भी डालना पड़ता है कि एरे के अंदर कौन से इंडेक्स की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ हम इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसने जो है प्रिंट भी कर दी सबकी वैल्यूज़। देखो 0, ठीक है, 1 2 3। अच्छा, उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना पड़ा तभी ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। और ये प्रोग्राम जो है एंटर क्यों हुआ, क्योंकि हमने गेट ch की कमांड लिख दी थी यहाँ पे। तो गेट ch से जब भी हम एंटर प्रेस करेंगे जब भी वो प्रोग्राम जो है वो एंड होगा। अब यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट जो है वो गलती से 0 लिख दिए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, आप लोगों को पता है कि पहले 0 करवा रहे हैं हम, फिर 1 करवा रहे हैं, 2 करवा रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने गलती से 0 लिख दिया था। अब हम आगे भी एक और काम यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं। मैंने क्या किया, अब मैं इसकी वैल्यू को ना अपडेट करूँगी एरे की। किस तरह से करूँगी, मैं कह रही हूँ सब्जेक्ट स्कोर का जो 0 इंडेक्स है उसमें क्या करो, उसको बराबर कर दो सब्जेक्ट स्कोर का जो 0 इंडेक्स है उसकी वैल्यू +2 के। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स पर 25 वैल्यू है, तो वो क्या हो जाएगा 25 + 2 27 हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से मैं ये सारा काम हर इंडेक्स की वैल्यू पर करवाऊँगी, फर्स्ट इंडेक्स पर भी, सेकंड पर भी, थर्ड पर भी। ठीक है, ये सारे इंडेक्स पर हम क्या कर रहे हैं, सारी जो वैल्यूज़ हैं, जो सारे इंडेक्स पर जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको +2 कर रहे हैं उनमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ पूरे एरे में +2 हम नहीं कर सकते, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं इस एरे के कौन से इंडेक्स पर जाके किस वैल्यू में +2 करूँ, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कि हमें हर इंडेक्स लिखना पड़ेगा कि भाई पहले इंडेक्स में करना है, दूसरे में करना है, तीसरे में करना है, तीसरी लोकेशन पर करना है, चौथे पे करना है, पाँचवें पे करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हर इंडेक्स की वैल्यू में +2 कराया है। सही है, ये +2 करा देंगे हम यहाँ पे। और फिर अब देखिए यहाँ पे ये प्रिंट तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम प्रिंट नहीं करवा रहे, तो फिर से हमें प्रिंट वाली जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करनी पड़ेगी। ये पूरा मैं यहाँ पे कॉपी करूँगी। अब इसकी वैल्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसके नीचे पेस्ट करूँगी, तो अब जो प्रिंट होगा ना, ठीक है, वो जो है वैल्यूज़ उसमें 2 बढ़ा के ये प्रिंट करेगा। सही है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब वो वैल्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं, 0 इंडेक्स वाली, फर्स्ट इंडेक्स वाली, 2 इंडेक्स वाली। ठीक है, अब हम इसको जो है पूरा रन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास जो है क्या आउटपुट आता है। अब देखिए हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। सबसे पहले इसने सारे एलिमेंट्स मांगे, ये वही है जो हमने पहले वाला प्रोग्राम लिखा, मतलब पहले लिखा था सबसे पहले। ठीक है,
उसके बाद इसने सबको प्रिंट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले 0 से लेके 5 तक इसने किया है वही वैल्यूज़, फिर उसके बाद इसने वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया है, 2 सब में ऐड कर दिया है, देख लें गौर से, ठीक है। तो इस तरह से करके ये हमारे पास आउटपुट आया है। ये हमारे पास एरे का एक और प्रोग्राम था। अब इसको ना मैं एक और तरीके से आप लोगों को लिख के बताती हूँ। वो तरीका आप लोगों को पता है, आप लोग वेरिएबल्स में कर चुके हैं, ठीक है। प्लस इक्वल टू 2, यही चीज़ हमने बिल्कुल वैसे ही लिखी है, ठीक है। मतलब जो हम लिख रहे थे ना ये लंबा सा, उसकी जगह हम प्लस इक्वल टू भी लिख सकते थे, जैसा कि हमें वेरिएबल में पता था a प्लस इक्वल टू 2, मतलब कि a इक्वल्स टू a प्लस 2 है ना, ठीक है। तो हमने एरे इक्वल्स टू एरे प्लस 2 लिखा है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, हम वेरिएबल में इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें एरे में अगर मैं पहले लिख देती तो थोड़ा सा मुश्किल लगता, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बड़ी वाली चीज़ देख ली कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्लस इक्वल टू 2 वाला देखा, ये वही चीज़ है जो हमने वेरिएबल में की थी। सब्जेक्ट स्कोर 0 प्लस इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, सब्जेक्ट स्कोर 0 इक्वल्स टू सब्जेक्ट स्कोर 0 प्लस 2, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब हम इसको वापस से प्रिंट कराएंगे और चेक करेंगे, हमारे पास वही आउटपुट आएगा, सेम टू सेम वही आउटपुट आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्रीन आ गई। अब ये हमसे सबसे पहले एलिमेंट नंबर पूछेगा, पूछा, हमने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 23 डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, गैप दे दे के डाल रही हूँ। तो इसने खुद से सपोज़ किया कि गैप के बाद जो एलिमेंट 2 की वैल्यू है फिर 3 की वैल्यू है, इसने बाकी इनपुट हमसे लिया ही नहीं। मगर देखिए इसने जब प्रिंट कराया है ना, तो प्रिंट जो किया है ना वो इसने सही वैल्यूज़ प्रिंट की हैं। मतलब कि जब मैंने 23 डाला यहाँ पे, 23 के बाद मैंने गैप दे दिया, गैप देने से इसको पता चल गया कि अब एलिमेंट नंबर 0 की वैल्यू नहीं है, अब वो 1 इंडेक्स 1 की वैल्यू है। फिर मैंने गैप दिया तो इसको पता चल गया अब वो इंडेक्स 2 की वैल्यू है, अब वो इंडेक्स 3 की वैल्यू गैप देने के बाद। फिर इसने मुझसे पूछा ही नहीं, 2 1 2 3 4 5 पर इसने मुझसे इनपुट देने का ऑप्शन ही नहीं आया मेरे पास, सही है। और उसके बाद जब प्रिंट हुई ना वैल्यूज़, तो देखिए नीचे बिल्कुल सही वैल्यूज़ प्रिंट हुई है। 0 पे 23 प्रिंट हुआ है, 1 पे 56, 2 पे 76, यही प्रिंट होना चाहिए था, 5 तक प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने वैल्यूज़ अपडेट की थी, अपडेट हुई वैल्यूज़ और अपडेटेड वैल्यूज़ प्रिंट हुई। फिर से 0 1 2 3 4 5, 0 पर 25 प्रिंट हुआ, 2 बढ़कर, ठीक है। इसी तरह 56 2 बढ़कर 58 प्रिंट हुआ। तो ये हमारे पास वही प्रोग्राम था, बस हमने यहाँ पे एक और नई चीज़ देखी कि अगर हम गैप दे दें तो वो जो है ख़ुद पहचान लेता है कि ये एरे का अब ये एक एलिमेंट की वैल्यू डल चुकी है, गैप के बाद भी ये दूसरे एलिमेंट की वैल्यू है, ठीक है। फिर गैप दिया तो वो तीसरे एलिमेंट की वैल्यू है, ये खुद से पहचान लेगा और आगे की वैल्यूज़ आपसे नहीं मांगेगा क्योंकि वो उसके अंदर पहले ही स्टोर करा चुका है, सही है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि हम लोग एरेज़ को किस तरह से प्रिंट करते हैं, किस तरह से उसको इनपुट लेते हैं, ठीक है। उसकी अपडेशन किस तरह से होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एरेज़ की और भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये सब हमने देखा है इस वीडियो के अंदर, ठीक है।